नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त सभी की निगाहें काराकाट लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। वजह बखूबी जानते हैं कि वजह है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। देखिए, बीते दिन बड़ी खबर काराकाट से निकल के आती है। हमने आपको बताया था कि बड़ी खबर पवन सिंह की मां से जुड़ी हुई थी। हमने आपको बताया था कि बीते दिन पवन सिंह की मां ने गुपचुप तरीके से काराकाट में नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे। लोग पूछ रहे थे कि आखिर पवन सिंह की मां को नामांकन दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ गई, किस बात का डर पवन सिंह को सता रहा है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ी खबर बीते दिन काराकाट से निकल के आई, हमने बताया भी कि बीते दिन पता ये चला कि गुपचुप तरीके से पवन सिंह की मां ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गुपचुप तरीके क्या होगा, मतलब ये है कि यदि जी। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दायर किया होगा तो उनके ना चार कोई भीड़, ना कोई नगाड़ा। नहीं, ठीक है, जी। नहीं, लेकिन 4 प्रस्तावक भी होंगे, कुछ लोग गए होंगे और तब ये चर्चा आपके पास भी आ गई कि पवन सिंह की मां है प्रतिमा सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने नामांकन किया है। तो ये बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरह से अपने किसी निकटस्थ व्यक्ति को कराया जाता है कि खुदा न खास्ते नामांकन पत्र में कहीं कोई कमी रह गई हो, डाउट रहा हो जी, जी। कि वही हड़बड़ में हमने किया, कुछ इसमें कुछ भूलना, कहीं हड़बड़ी में कॉलम्स गड़बड़ी होते ना हैं, हो हाँ, जाए। इसलिए भी जी। एक बैकड्रॉप जिसको कहते हैं हम्म। अरेंजमेंट के लिए करता है। एक तो ये कारण होता है, दूसरी कोई एक कहीं राजनीति में कभी कभी होता है ना कि जी। लड़ना हमको है, नहीं कोई परिस्थिति बन रही है अनुकूल है तो अपने किसी सगे संबंधी परिवार को लड़ा दें। बिल्कुल आपने देखा अभी यही शिवहर में लवली आनंद भी किया और उनके लड़के ने भी किया था, बिल्कुल। जी। चर्चा थी, आपने खबर उस पर उस तो पवन सिंह की मां ने भी नॉमिनेशन किया है। और ये बात सही है कि पवन सिंह की एक अपनी पहचान है, भोजपुर के लाल हैं और भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं। अब उनके ही उस कंस्टिट्यूएंसी से काराकाट से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जी, जी, जी। और वो सीधी लड़ाई थी वहाँ माले के कैंडिडेट राजाराम सिंह से उनकी। अब आ गए पवन सिंह, त्रिकोणीय हो गया तो मुकाबला। आप पूरे मीडिया के लिए अभी सुर्खियां, जी। काराकाट की सुर्खी क्यों बन रही है? पवन सिंह के कारण बन रही बिल्कुल है। बिल्कुल। आपने भी आज जो चर्चा रखी है तो पवन सिंह की मां भी कैंडिडेट हो गई, एक विषय आपने ये भी रख दिया है। बिल्कुल। तो अब सबों का ध्यान है, बात सही है कि पवन सिंह आए तो क्यों आए। देखिए, कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति कही है, हिंदी पूरे हिंदी हट एन में जी। जातीयता भी राजनीति की सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। और उस कंस्टिट्यूंसी में 2 कुशवाहा जाति के बीच कैंडिडेट की लड़ाई द्वंद्व ही तो न होनी थी। अब पवन सिंह राजपूत जाति से हैं, बिल्कुल। और उस इलाके में कहीं ना कहीं वो वीर कुंवर सिंह का इलाका है। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ बाबू साहेब लोगों की भी क्या प्रतिष्ठा है। देखिए, वहाँ आर.के. सिंह कैंडिडेट हैं, वहाँ भी उनका आरा में माले के कैंडिडेट से वहाँ सुदामा प्रसाद से उनका मुकाबला है। कुल मिला जुला कर कहीं ना कहीं एक कास्ट जिसको कहते हैं, कास्ट सम्मान, कास्ट प्रेस्टीज, तो वो भी जुड़ गया पवन सिंह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉमिनेशन में जैसी भीड़ जुटी तो वो देखने लायक भीड़ थी। सभी लोगों ने कहा कि भाई तो इतनी भीड़ जुट गई। उस दिन मैंने चर्चा में भी की थी कि देखिए, नेताओं की सभा में, नेताओं के नामांकन सभा में या कहीं आने पर जो भीड़ जुटती है, यदि काश वो वोटर्स वोट में ट्रांसलेट हो जाए तो क्या कहना है। देखिए, प्रधानमंत्री की सभा में भी जो भीड़ जुटती है, तो अभी चुनौती है ना। अब तो 2 महीना पहले तक देश में लग रहा था कि एक तरफा है एनडीए का, लेकिन अब तो वो परिदृश्य नहीं आपने देखा। अब तो महागठबंधन की तरफ से भी रोज ये घोषणा हो रही है कि नहीं, अब तो बीजेपी 200 से कम सीट में सिमट जाएगी और हम पावर में आ रहे हैं, मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए वाले। यही होता है चुनावी परिदृश्य क्या होता है। तो अभी काराकाट की जो चर्चा आपने की, अभी पवन सिंह के आने के बाद तो निश्चित रूप से वहाँ लड़ाई तिकोनी हो गई है। लेकिन अभी तो नामांकन ही न हुआ है। अभी नामांकन पत्र की जांच होगी, फिर आपका सवाल उठेगा
कि पवन सिंह तो किया ही था, अपनी माँ को क्यों करा दिए? बिल्कुल बिल्कुल तो कोई बिल्कुल, उसका भी जी तो जी कोई जी, ध्येय उद्देश्य होगा कोई ना कोई तो कारण होगा। देखिए, जिस बात का हमने जिक्र किया शुरू में ही, हमने कहा कि क्या पवन सिंह को कोई डर सता रहा है अरुण जी? जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिन उनकी मां ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, तो क्या डरे हुए हैं पवन सिंह? नहीं, क्या पवन सिंह एफिडेविट में पवन सिंह की कोई गड़बड़ी है? पवन सिंह डरे हुए हैं हाँ, कि अब पवन सिंह को लेकर बीजेपी कटघरे में है। अच्छा, आपने देखा नहीं, आरा के कैंडिडेट हैं बीजेपी के राजकुमार सिंह, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो पवन सिंह के खिलाफ पार्टी को कहा कार्रवाई कीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के सदस्य हैं और वहाँ गठबंधन धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर भी कहीं न कहीं आर.के. सिंह को भी युवकों का वहाँ जो पवन सिंह फैंस, अब उनका विरोध झेलना पड़ा। मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा। जी जी, क्योंकि आर.के. ही सिंह वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि पवन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोग तो अब ये भी कहने लगे, देखा मैंने सोशल मीडिया में, जी, कि पवन सिंह की बहुत बनती है सम्राट चौधरी से, और कहीं वो उपेंद्र कुशवाहा से निपटने के लिए, हिसाब किताब के लिए, कहीं सम्राट चौधरी ने भी तो कहीं कोई कार्ड नहीं खेल दिया हाँ है खेल दिया। सब तरह की ना चर्चा हो रही जी, थी। तो कुल मिला-जुला कर एक बात है कि मैं मानता हूँ कि वो यदि वो चुनावी जंग में आ गए हैं, निर्दलीय न लड़ रहे हैं। जैसे पप्पू यादव पूर्णिया में लड़ गए, तो निर्दलीय लड़ेंगे तो पार्टी क्या करेगी? बहुत से बहुत उनको पार्टी निकाल देगी, तो भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर पवन सिंह की एक अपनी पहचान है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, आप जान लीजिए। ऐसे जो लोग स्टार रहते हैं, आज कहाँ है शत्रुघ्न सिन्हा? तो शत्रुघ्न सिन्हा देखिए, बीजेपी में कभी अटल जी के जमाने से, हम लोग तो बहुत जमाने से देख रहे थे उनको, तब की बीजेपी की का संख्या बल पार्लियामेंट में नहीं होता था। उस समय भीड़ जुटाने के लिए ऐसे कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। बाद में तो सब लोग मेंबर ही बनने लगे, चाहे हेमा मालिनी आई, राजेश खन्ना आए, धर्मेंद्र, जो लोग ही आए, जया बच्चन आई। हमें याद है वो जमाना जब हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ अमिताभ बच्चन को लड़ा दिया गया था। तो फिल्मी सितारों का तो अब राजनीति में ये महत्व है। लेकिन पवन सिंह के खिलाफ मान लिया कार्रवाई करते हैं तो भी वो लड़ सकते हैं। और बीजेपी का डिसिप्लिन ही मानना हो गया कि नहीं लड़े, पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कह दें, होम मिनिस्टर कह दें कि नहीं लड़िए, ये हमारा वहाँ थोड़ा बीजेपी के लिए ऑकवर्ड पोजीशन हो रहा है, तो यदि विड्रॉ ही करना पड़ा तो माँ पर कौन सा पार्टी डिसिप्लिन चलेगा? बिल्कुल, ये तो बड़ी बात आपने कह दी। तो एक रास्ता तो है ना खुला हुआ, रास्ता तो खोल के रख दिया है कुल मिला कर देखिए। अब तो आज स्क्रूटनी है, आरोप वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, पहले स्क्रूटनी में दोनों का सही सलामत यदि हो जाता है, तो अब फिर अभी 17 तारीख को नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि, उस दिन भी डटे रह गए। बिल्कुल, तो जो आपने वहाँ काराकाट में तिकोनी लड़ाई विजुलाइज किया, वो होकर लड़ाई रहेगी। हाँ। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लगातार बीजेपी वाले लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब पवन सिंह पर कठोर कदम उठाना चाहिए, अब कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है, अब सरेंडर कर देंगे पवन सिंह? नहीं, कौन सा कठोर? नहीं तो फिर बीजेपी एक्शन ले लेगी। नहीं, अभी कठोर कदम यदि वो आसनसोल से ना कैंडिडेट उनका अनाउंस हुआ था, अब वहाँ वो नहीं लड़ने का रिफ्यूज कर दिए, तो यहाँ यदि नामांकन किए हैं निर्दलीय को, सोच समझ कर ना किया होगा। कौन सी कार्रवाई कठोर करेगी? पार्टी बहुत से बहुत किसी को निकाल देती है, सस्पेंड कर देगी। हाँ, उसे क्या फर्क पड़ता है? लड़ने वाला लड़ेगा। चुनाव में जब आदमी एक बार सोच लेता है ना, तो चुनावी जंग में कूद रहा है, वो पार्टी का जंग वहाँ कोई वैल्यू रह जाता है, सब नहीं रहता है। एक तो ये बात हुई। अब कार्रवाई होगी तो भी लड़ेंगे, वो लड़ना है तो। मतलब कि आपको नहीं लग रहा है कि बैकफुट पर आने जा रहे हैं? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है। जिस तरह 17 तारीख तक नामांकन वापस लिया जा सकता है, क्या वापस ले लेंगे? नामांकन की तिथि है ही, वापस ले लेंगे, तो मेरी बात उनसे नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से चुनावी जंग में कूदे, मुझे तो नहीं लगता है कि वापस लेने के लिए वो चुनावी जंग में आए। वो जिस ढंग की बात कह रहे हैं, उसे मुझे नहीं लगता है कि वो वापस करें। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा है कि पवन सिंह पीएम मोदी की तारीफें करते हुए थकते नहीं है, और एक दूसरी तरफ एक ये भी दृश्य है कि जिस पर पीएम मोदी का आशीर्वाद है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, उन्हीं के खिलाफ ताल ठोक दिया है। अब तो देखिए, ये फिर वही बात कहते हैं हर लोग, मैं भोजन करूंगा तो मेरी भूख न मिटेगी। अभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो पवन सिंह अपने नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ तक किसी के बारे में अच्छा ख्याल रखना, प्राइम मिनिस्टर के प्रशंसक हैं, और प्राइम मिनिस्टर का भी उन्हें स्नेह प्यार मिलता है, ये तो दोनों का व्यक्तिगत मामला, ये अच्छी बात है। इसको लेकर उसको देखिए, दलीय राजनीति सब चीज से जोड़ना
बहुत लोग दल में रहते हैं, बहुत दूसरे लोग से भी संबंध होता है। बिल्कुल 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 तो जी। कहाँ संबंध और एक तस्वीर भी वायरल हुई थी पवन सिंह की तेज प्रताप के साथ, और वो भी इस बार एक मुद्दा बन गई हाँ, थी काराकाट पवन में। सिंह का मैं देखता है यहाँ बीजेपी के जी। बहुत सारे नेताओं से संपर्क में नहीं देखा यहाँ। तेज प्रताप के साथ भी हाँ हाँ, तस्वीर तेज वायरल प्रताप हुई से थी। भी होगा। जी तेज प्रताप भी कलाकार है ना है जी हाँ। इंडिया के लिए, तभी ना वो रहते हैं, इसीलिए अब हम्म ये सब कोई बहुत उसको राजनीतिक हिसाब से मत सोचिए। हम्म इतनी बात है कि पवन सिंह यदि लड़ते हैं वहाँ चुनाव, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ही चुनौती है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितनी चुनौती है उपेंद्र ये कुशवाहा के तो लिए? बात मैंने आपसे पवन कही सिंह अभी जस्ट, जी। कि पवन सिंह यदि लड़े तो लड़ाई तिकोनी हो गई, सीधी नहीं हाँ। होगी। और क्या उपेंद्र कुशवाहा को टेंशन लेने की जरूरत है? क्या दम है पवन सिंह देखिए में? दो चीज है, नाम तो है, नाम नाम तो में है। दम है। हाँ। अब रही बात की जो भीड़ जुटी, जो कास्ट कंपोजिशन है वहाँ का, हम्म। और देखिए बूथ मैनेजमेंट जो होता है ना, चुनाव प्रबंधन एक अलग चीज होती है, अलग चीज होती है, वो बिल्कुल। सिर्फ पैसे से नहीं होता है। तो वो आजकल तो राजनीति में तीनों चीज न हो गया है, जाति बल चाहिए, बाहुबल चाहिए, धन बल चाहिए और संगठन बल चाहिए। बीजेपी का वो है, हालांकि अब वो तो है अभी उपेंद्र कुशवाहा जिस दल से हैं, सारे में एनडीए में आज भी मैं मानता हूं कि नीचे लेवल पर, कार्यकर्ता के लेवल पर रिश्तों में वो ईमानदारी नहीं दिखती है कहीं भी। नहीं दिखती है ना जी। कोई कहीं क्या बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो तो उसके लिए दूसरे दल के लोग उसी तरह से लगे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये यदि लगे होते तो 2-3 फेज के चुनाव में जो वोटर का टर्न आउट कम हुआ है, उसका एक वजह तो ये भी न है कि दल विशेष की सांगठनिक कमजोरी। अब मतदाता को वोट तक नहीं लाए। अभी भी 4 फेज के चुनाव हो गए हैं, पिछले 4 फेज की तुलना करेंगे तब भी कुछ न परसेंटेज कमी है, 2019 की तुलना में कम है। वोटिंग परसेंटेज। तो इसलिए अब आप काराकाट की चर्चा कर रही थी, जी। काराकाट में पवन सिंह के लड़ने से लड़ाई तिकोनी हो गई, और यदि अंत तक टेंशन बढ़ गई। हाँ वो नेचुरल है, एनडीए का ही खेल बिगड़ सकता है, ये तो जी, फिलहाल जी। यही दिखता है। यही ये दिखता है। पवन सिंह तो अपना खेल के लिए न कर रहे हैं, किसका खेल बिगड़ेगा वो तो वो जाने। अब तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी लगातार घर घर जा रही है और पति के लिए वोट की अपील कर करना रही ही है। चाहिए, अब आप सब करते हैं। जी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी देखिए, चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं तो भी देखिए आ गए हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना सोरेन आ गई हैं, राबड़ी जी का की तो सफल राजनीतिक यात्रा ही है। बिल्कुल जी जी। ये सब तो, इसमें क्या बुराई है? तो परिवार की राजनीति, परिवार के लिए राजनीति, परिवार में राजनीति, ये सब तो अब चलता है। लोकतंत्र की जो परिभाषा है ना, अब तो यही सब तो अब राजनीति। तब्दीली आ गई। हाँ सब हर जगह तब्दीली आ गई है। एक आखिरी सवाल है अरुण जी, हमने देखा है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 19 सीटों पर मतदान हो गया। क्या लगता है इस बार एनडीए को कितनी और महागठबंधन को कितनी देखिए, सीटें आ प्रारंभ रही? से मैं ये कहता रहा हूँ कि बिहार में ये 18वीं लोकसभा का चुनाव, जो 40 सीट है बिहार में, लोकसभा के पिछले चुनाव में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार 39 सीट पर कब्जा बरकरार रखना एक कठिन चुनौती है, इसलिए मैं हार जीत नहीं कहता रहा हूँ। कभी तो वोट भी नहीं हुआ था, लेकिन ये परिदृश्य बिहार में है। अब रही बात की 4 चरणों में चुनाव हो गए, 50% मतलब 19 सीट के लिए चुनाव हो गए। अब उसी को आप दोहराएंगे तो 19 में एक ही सीट कांग्रेस की रही है, बाकी 18 सीट एनडीए की कब्जे वाली रही। 18 सीट पर 18 में से 18 असंभव है, असंभव है, इम्पॉसिबल है एकदम है। उसमें अभी जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें कितनी सीट जा रही है? नहीं, 3-4 सीट तो अभी दिख रही है खतरे वाली। खतरे वाली कौन कौन, कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि नेक टू जैसे नेक कटिहार की सीट है जी। एक, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ की फाइट बिल्कुल ऐसा है कि डिफिकल्ट टू से कि कौन जीतेगा, खास करके जो सीटिंग है। अब वो कटिहार की सीट है, लोग मान रहे हैं अभी कि तारिक अनवर का अपर हैंड है। अभी पूर्णिया में तो आपने देखा लड़ाई थी, कहा जा रहा है कि जनता ने ही चुनाव लड़ लिया है। तो पप्पू यादव वर्सेस एनडीए। अब वहाँ तो बीमा भारती राजद की कैंडिडेट थी, उनको सब लोग अभी मान रहे हैं कि वो थर्ड वन हो गई हैं रिजल्ट के पहले। किशनगंज में कांग्रेस की जीती हुई सीट है, मोहम्मद जावेद। अब वहाँ भी लड़ाई है, जो तिकोनी लड़ाई वहाँ भी थी, आईएम अभी भी इस चुनाव में भी था। ये दोनों नए चेहरे थे। अब सीटिंग सिर्फ जावेद थे ना, तो जावेद के लिए भी कठिन चुनौती है इस बार फिर वहाँ जीतना। एक चीज यहाँ है, आपने देखा ही बांका की लड़ाई में मानते हैं लोग कि अपर हैंड है कहाँ एनडीए का। बाकी जो 19 सीटों के लिए चुनाव जो 4-5 मैंने आपसे कहा है ना, अब नतीजा आ जाने दीजिए। लेकिन कुछ सीटें गड़बड़ा रही है। नहीं, कुछ सीट पर डिफिकल्ट टू से कि इस बार जो सीटिंग है वो बाजी मार ले। हाँ,
अब वो समस्तीपुर की भी खबर आई, पहले तो आई कि नहीं लड़ाई है, वहाँ भी सीधी लड़ाई है। जहाँ आ गई वहाँ उजियारपुर की खबर आई, तो सब जगह तो लड़ाई है ना। देखिए 2 महीना पहले जो बिहार देश का भी चुनावी परिदृश्य था, लगता था कि एनडीए के लिए एक तरफा हो गया है, महागठबंधन में इंडिया घटक बना है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने झटका दिया, अब इसके बाद बचा नहीं तो कुछ अब नहीं बचा। और ये बात खाता खुलेगा कि कांग्रेस ने बहुत ही अपने कहिए कि बलिदान और त्याग दे करके क्षेत्रीय दलों से समझा। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने कोई एक सीट नहीं छोड़ी, और वहाँ उनके 2 सिटिंग एमपी हैं, तब भी वहाँ देखिए कि एनडीए में महागठबंधन में वो हिस्सा बनी हुई है। कांग्रेस कहाँ संबंध मान रही है। पंजाब में एक सीट भी नहीं छोड़ी आपने। ठीक है, वो दिल्ली में समझौता हुआ है, तो अभी देखिए 7 है। 17 सीट बहुत जद्दोजहद के बाद यूपी में मिली है। उसमें भी आपने 2 सीट मिली, हम लोगों ने देखिए। तो कुल मिला जुला कर जो एक तस्वीर उभरी है, जो 2 महीना पहले आज लड़ाई है पूरे देश भर में, सीधी लड़ाई है। अब रही बात की 400 मोदी की गारंटी को डेंट लग गया है। हाँ, 400 के पार वाली जो बात हो रही है, अभी देखना होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए। नारा तो खूब लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं दावा प्रति दावा सब न शुरू हो गया है। अब तो लोग कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उधर 400 के पार का दावा है। तब तो ये दावा तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि 14 वाले 24 में रवाना हो जाए। ये सब तो एक भ्रम फैलाने की राजनीति न होती है। अभी तो अब जो बात नीतीश जी ने कहा था कि 14 चाचा मेरे साथ नहीं कहा था नीतीश कुमार ने कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये नीतीश जी का ही कथन था, उसी को दोहरा। अब उनको भतीजा दोहरा रहे हैं जी हाँ। ये तो कहा ही नहीं जाएगा। चलिए, तो मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।